So let's start the very first chapter, electric charges and fields. So let me introduce myself. I'm Ravikant. I'm ex-KVN, batch of 2013, and I'm graduated from Hansraj College, BSc Physics Honors, and done my post-graduation from Department of Physics and Astrophysics from Delhi University. Done MSc, and the college was Kirodimal College. So let's start without wasting the time. Very first topic, that is, हमारा चैप्टर का नाम क्या है? सबसे पहला इलेक्ट्रिक. So the name of the chapter is electric charges and fields. ठीक है जी, ये हमारे चैप्टर का नाम. So this comes into the branch of physics which is called electrostatics. Electrostatics. ठीक है जी, इसका मतलब क्या है? Study of charge. Study of charge when it is at rest. When it is at rest means V is equal to 0. Suppose we have a charge. So when it is at rest, तो जो भी हम स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना है, वॉट एवर वी आर कैलकुलेटिंग है, दिस कम्स इनटू द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. क्लियर है? सो इन दिस चैप्टर सबसे पहला इसमें आता है टॉपिक फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. देखो, मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल फंडामेंटल से. आप इसको नोट्स बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं मेरे साथ साथ ही, और फिर क्वेश्चंस भी बीच बीच में हम इलस्ट्रेशंस के लिए हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे. सो बेसिक्स जितना भी आपका हो सकता है वो स्ट्रॉन्ग करूंगा, एंड बेसिक्स से धीरे 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 लेवल अप करते हुए एडवांस तक जाएंगे. ठीक है. सो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. सो व्हेन वी रब टू थिंग्स, ठीक है, तो व्हाट द बॉडीज गेट चार्ज. फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव अ ग्लास रॉड, let's say we have a glass rod and we have a silk cloth. This is, let's say, silk cloth. ठीक है. And this is glass rod. So when we rub it, we see, after rubbing this, अगर हमने छोटे छोटे टाइनी पेपर्स के पास ग्लास रॉड को लेके आएंगे तो होगा क्या कि वो ग्लास रॉड उस टाइनी पेपर्स को अट्रैक्ट करेगा. इट मीन्स दैट इट इज हैविंग अ चार्ज. तो ग्लास रॉड पे प्लस चार्ज आ जाता है. जब इसको रब करते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? प्लस चार्ज आ जाना, नेगेटिव चार्ज आ जाना, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखो कि जो ये प्लस चार्ज आया, बिकॉज ऑफ दिस इज द लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, और वो इलेक्ट्रॉन किस में आए हैं? इधर पे आ गए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से. सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं और ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं. तो वहाँ पर जब चला गया तो वहाँ पे कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज. एंड हियर वी हैव इन द सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज. तो ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जब हमने रब किया तो फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकते हैं. सो टू बॉडीज गेट चार्ज बिकॉज ऑफ द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. या इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर करते हैं, ये बात याद रखना. प्रोटॉन कभी भी न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. तो द बॉडी गेट चार्ज बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इतना समझ में आया आपको? So this is the basic concept of frictional electricity. Now here we have the next topic, that is uh, electric charge. अब यहाँ से start होता है. What is electric charge? What is electric charge? So we have subatomic particles, proton and electron. So हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, इसके आसपास क्या रिवॉल्व कर रहे हैं? इन द शेल्स वी हैव इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग around the nucleus. So these are the elementary particles. You see, elementary particles like proton, electron. Clear है? These are some elementary particles. तो इनकी जो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करते हैं, that property is called electric charge.
So we can say that the intrinsic property of elementary particles due to which they attract or repel each other is called what? We can say that electric charge. That property is called electric charge. समझ में आया? देखो जैसे यहाँ पे एक प्रोटॉन है, एक ये प्रोटॉन है, तो ये दोनों प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. एंड इफ वी हैव इलेक्ट्रॉन, लेट्स से वी हैव इलेक्ट्रॉन, सो एक प्रोटॉन है एंड लेट्स से देयर इज वन इलेक्ट्रॉन, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. तो एलिमेंट्री जो ये दोनों ही है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, दीज आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स बाय विच एंड द प्रॉपर्टी बाय विच दे आर अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. What is the SI unit of electric charge? That's Coulomb. Remember this thing. If the unit is starting from the name of scientist, so if you write the full SI unit, तो उसको small letter से start करेंगे, ठीक है? And it is represented as C. So SI unit of electric charge is Coulomb, represented as C. And we have two elementary particles here. First is proton and another is electron. तो प्रोटॉन को जो चार्ज है वो प्लस ई है मिला हुआ है, और ई जो इलेक्ट्रॉन है उसको माइनस ई. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? रिमेंबर दिस थिंग, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. See, so प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, एंड प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है. इतना आपको क्लियर हो गया. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. So we have two kinds of charges. First is now the topic is kinds of charges. Topic is kinds of charges. So we have two kinds of charges. The very first is positive charge, and second is negative charge. Okay. What is positive charge? What is negative charge? So we have also positive को हमने बोला है vitreous charge, ठीक है, and negative को बोला है resonance charge, ठीक है. अब ये है क्या? अब वैसे हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज हमने किसको दिया है? प्रोटॉन को मान लिया है. इलेक्ट्रॉन को हमने कैसा असाइन कर दिया है? नेगेटिव चार्ज असाइन कर दिया है. सो व्हाट इज विट्रस चार्ज? व्हाट इज रेजोनेंस चार्ज? सो विट्रस चार्ज इट केम फ्रॉम द वर्ड व्हिच इज कॉल्ड विल्टम. विल्टम मींस होता है ग्लास. समझना इस बात को. एंड रेजोनेंस वर्ड आया है, इट केम फ्रॉम रेजिन. सो दीज आर द लैटिन नेम रेजिन. एंड जो रेजिन है, and this is also called amber. So जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, ठीक है, तो इस पर जो चार्ज आया उसको हमने बोला है विट्रस चार्ज, और वी कैन से द पॉजिटिव चार्ज. क्लियर है ये बात? तो ग्लास रॉड पर जो चार्ज आता है व्हेन यू रब इट विद द सिल्क क्लॉथ, तो जो चार्ज है उसको हम लोग बोलते हैं विट्रस चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज. और इसी तरीके से एम्बर रॉड को जब हमने वुलन क्लॉथ के साथ रब किया, तो जो चार्ज आया उस पर, उस चार्ज को हमने नाम दिया रेजोनेंस चार्ज. कौन सा चार्ज दिया है? रेजोनेंस चार्ज, ठीक है. एंड वी हैव असाइंड इट द नेगेटिव चार्ज. क्लियर है? अब मैं आपको कुछ एक टेबल के फॉर्म में बताता हूँ कि किसको किसके साथ रब करने पर हमें पॉजिटिव चार्ज मिलता है और नेगेटिव चार्ज मिलता है. ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि पॉजिटिव चार्ज वैसे तो प्रोटॉन को दिया गया है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को दिया है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सेड कि विट्रस चार्ज
पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं, एंड रेजोनेंस चार्ज नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं। अब यहाँ पर एक देखो टेबल बनाते हैं हम, ठीक है, तो सॉरी, एक टेबल के फॉर्म में हम यहाँ समझेंगे कि किसको किसके साथ रब करने पर हमको क्या मिलेगा, ठीक है जी। सो हियर वी हैव पॉजिटिव चार्ज। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है एंड वी हैव नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज किस पर आएगा, किसको किसके साथ रब करने पर, तो हम देखते हैं। अगर हमारे पास है नंबर वन ग्लास रॉड है, ठीक है, ग्लास रॉड है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। एंड व्हेन द ग्लास रॉड इज रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ, तो जो सिल्क क्लॉथ होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। सेकंड इज सेकंड इज व्हेन वी रब द प्लास्टिक रॉड, ठीक है, और वी कैन से फ्लैनल, और वी कैन से कैट स्किन, तो फ्लैनल और कैट स्किन, इसको हम लोग जब रब करेंगे, हम लोग रब करेंगे एबोनाइट रॉड के साथ, एबोनाइट रॉड के साथ, तो एबोनाइट रॉड पर आएगा नेगेटिव चार्ज और फ्लैनल पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सो यू सी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एक पर नेगेटिव आ रहा होगा तो दूसरे पर पॉजिटिव आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें रखनी है दिमाग में कि किस चीज़ को किसके साथ रब करने पे पॉजिटिव किस पे आता है, नेगेटिव किस पे आता है। एंड नेक्स्ट इज इफ यू हैव अ वुलन क्लॉथ, woolen cloth, when it is rubbed with plastic rod, so the plastic rod will get negative charge and woolen uh, cloth will get positive charge. Fourth, एक और लिख लेते हैं, that is suppose that we have a amber rod, so amber rod पे कैसा आएगा, amber rod पे नेगेटिव चार्ज, एंड जब इसको हमने वुलन कोट के ऊपर, लेट्स से वुलन कोट है, इसके ऊपर रब किया तो वुलन कोट विल गेट द पॉजिटिव चार्ज। सो याद रखना ग्लास रॉड है और बाकी ये फ्लैनल है, वुलन क्लॉथ है। वुलन जब वर्ड सुनो तो समझ जाना कि इसमें पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो प्लास्टिक रॉड, एम्बर रॉड, इबोनाइट रॉड, इन पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज देयर इज वन मोर थिंग हेयर कि हमारे पास दो चार्ज हैं, कौन कौन से हैं, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, एंड नेगेटिव चार्ज। सो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऐसा असाइन किया था कि हम नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को असाइन करते हैं एंड प्रोटोन को पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। अब ये दो टाइप के चार्ज हैं, तो इनमें एक हमें फंडामेंटल लॉ देखा गया है, फंडामेंटल हमने लॉ दिया, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स that that like charges repel each other, ठीक है, एंड जो अनलाइक चार्जेस होंगे, सॉरी, so unlike charges attract each other, ठीक है, ये फंडामेंटल लॉ है। एंड देयर आर ओनली टू काइंड ऑफ चार्जेस, प्लस और माइनस, ये है, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये आपको फंडामेंटल लॉ। नाउ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो हम कवर कर चुके हैं। नाउ वी हैव अ सेक्शन विच इज कॉल्ड कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। अब हमारे पास आता है सेक्शन जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स व्हाट आर कंडक्टर्स एंड व्हाट आर इंसुलेटर्स। सो दिस इज, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें से चार्ज फ्लो इजीली कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। सो द सब्सटेंसेस थ्रू विच charges can easily flow are called conductors,
यू सी। सो इसके लिए एग्जांपल्स, अच्छा इसमें चार्जेस फ्लो जो कर पा रहे हैं और वो चार्जेस कौन से रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। रिमेंबर दिस थिंग, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब आप पोटेंशियल लगाते हो या फिर पोटेंशियल डेवलप करते हो उस कंडक्टर के अक्रॉस, तो फिर उसमें फ्लो करने लग जाते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स। एंड इसकी में जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो सबसे पहला तो है हमारी ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। ह्यूमन बॉडी हमारे थ्रू चार्जेस फ्लो कर जाते हैं, तो ये जैसे हमने कहीं सॉकेट में या फिर कोई वायर, नेकेड वायर अगर टच किया तो फिर हमारे बॉडी के थ्रू चार्जेस फ्लो करते हैं और अर्थ में जाते हैं, तो हमको एक शॉक लगता है, तो ह्यूमन बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर। एंड ऑल मेटल्स, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। एंड एनिमल बॉडीज भी इसमें आएंगी, एनिमल बॉडीज, ठीक है। एंड एल्कलीज, एल्कलीज आ जाएंगे इसमें। एंड वी हैव alkalis and acids, all these are conductors because they allow the flow of charge through them, so that's why they are called conductors. Next topic is, इसी में आता है फिर हमारा insulators, तो सब conductors हो गया। next is insulators, so the substances through which charges can't flow easily are called insulators। इनको क्या बोलते हैं, insulators, you see। सो इसमें एग्जांपल्स जो आते हैं हमारे पास वो है प्लास्टिक, तो प्लास्टिक में चार्जेस इसलिए फ्लो नहीं करता है। सेकंड इज रबर, ठीक है। थर्ड इज वुड, ठीक है। फोर्थ इज ग्लास। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स। क्लियर है? ओके, सो जब भी आपने देखा होगा कि हम कोई सी चीज़ को रब करते हैं तो फिर हम उसको जो भी आपने जैसे ग्लास रॉड लिया, उसको रब किया, तो वो जो चार्ज रहेगा ग्लास रॉड पे वो उसी पर रह रहा है ना, इसी पर रहेगा, इट विल नॉट कंडक्ट, ठीक है। जबकि इसको हमने हाथ से पकड़ा हुआ है। बट अगर यहीं पर कोई एक मेटल रॉड होती, तो अगर उसको रब कर रहे हैं तो क्या इस पर चार्ज नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा, बट द चार्ज इज कंडक्टिंग थ्रू आवर बॉडी इनटू द अर्थ। तो वो सारा का सारा हमने अब हाथ से पकड़ा होगा इस रॉड को, सपोज करो ये मेटल रॉड है, तो अगर हमने इसको चार्ज दिया भी तो हमारी बॉडी के थ्रू वो, सपोज दैट यू आर होल्डिंग दिस, है ना, तो आपकी ये चार्ज सारा का सारा अर्थ में चला जाएगा। या फिर अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे एंड मेक इट न्यूट्रलाइज, एंड अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन अर्थ में चला जाएंगे। सो यू विल नॉट एबल टू चार्ज इट इफ यू आर हैंडलिंग इट विद द नेकेड हैंड। अगर आपने एक रबर या फिर किसी रबर और प्लास्टिक के आपने ग्लव्स से आपने इसको क्या किया, होल्ड किया हुआ है, तो वो चार्ज उस पर रहेगा। एंड दैट्स इट। एक ये भी था इसमें पॉइंट ऐड करने का कि हम लोग मेटल रॉड को क्यों नहीं चार्ज कर सकते और उस पे चार्ज क्यों नहीं रहता है। वो रहता तो है, लेकिन अगर हमने उसको बेयर हैंड से ऐसे पकड़ा हुआ है तो वो कंडक्ट करके अर्थ में चला जाता है। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ देयर इज़ अ टॉपिक विच इज़ कॉल्ड अर्थिंग एंड सेफ्टी, ठीक है। व्हाट इज़ अर्थिंग एंड सेफ्टी? अर्थिंग एंड सेफ्टी, व्हाट इज़ अर्थिंग? सो व्हाट हैपन्स when we are using any appliance or any device, तो उसकी अपर बॉडी पर चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। चार्ज, स्टैटिक चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा, तो होगा क्या कि व्हेन यू टच दिस बॉडी, ठीक है, व्हेन यू टच दिस बॉडी, सपोज करो आपने इस बॉडी को टच किया, ठीक है, तो आप टच करोगे तो ये जो चोर इसके ऊपर जो चार्ज होगा, जो भी चार्ज होगा, ठीक है, वो चार्ज आपकी बॉडी के थ्रू क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, एंड इट विल, इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे, या फिर हम कहेंगे कि हाँ, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से इस बॉडी में आएंगे, तो हमारे बॉडी के थ्रू इसमें करंट फ्लो करेगा एंड हमको शॉक लगेगा। तो इस चीज़ के लिए हमने एक एक सेफ्टी मेजर के लिए हमने एक चीज़ की है, अर्थिंग की है। सो व्हाट इज़ बेसिकली अर्थिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस अर्थिंग? अर्थिंग बोलो या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंडिंग। क्या बोलते हैं? ग्राउंडिंग। तो ये होता क्या है, ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं। सो व्हेन अ चार्ज बॉडी इज बॉट इन कॉन्टेक्ट विद द अर्थ through a conductor, it shares its charge with the earth।
तो वी कैन से दैट द शेयरिंग ऑफ द शेयरिंग ऑफ सो द शेयरिंग ऑफ, इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, द शेयरिंग ऑफ द शेयरिंग ऑफ चार्ज sharing of charge with earth with earth is called earthing, is called earthing. See, and this is also called, or we can say grounding, or we can say grounding. ठीक है, अब सेफ्टी. सो नाउ हाउ वी सेव आवर सेल्फ, कैसे कर सकते हैं? चलो तो जी एक मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ यहाँ पे. सपोज दैट वी हैव अ बॉडी एंड इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया ड्यू टू सम रीजंस कि कहीं कट लगा हुआ था. ठीक है ना, आपके घरों में कई बार डेजर्ट कूलर होता है तो उसमें नेकेड वायर अगर है तो उसके ऊपर स्टैटिक चार्ज आ जाता है. एंड व्हाट वी डू एक्चुअली, तो इस चार्ज को हमें अर्थ के साथ शेयर कर देना है. ठीक है, तो वी व्हाट वी डू, वी टेक अ वायर एंड कनेक्ट इट टू द अर्थ. तो दिस इज द सिंबल ऑफ अर्थिंग. ठीक है, आपने इसको अर्थ कर दिया है. तो अब होगा क्या कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन अर्थ से इस बॉडी में आएंगे और जितना भी ये पॉजिटिव चार्ज होगा उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे. मतलब प्लस और माइनस मिलके जीरो चार्ज हो जाएगा. तो विच मीन्स दैट कि करंट का फ्लो जो होगा वो बॉडी टू द अर्थ हो जाएगा. एंड दैट्स हाउ, तो इस पे बॉडी पे कोई भी चार्ज जो भी आ रहा होगा वो अर्थ पे चला जाएगा. तो अगर किसी ने भी इसको धोखे से इसको टच किया तो वैसे तो आप करना नहीं है ऐसा, है ना. आप रबर या जैसे हम लोग स्लीपर्स पहनते हैं ना, ड्राई स्लीपर्स पहनोगे तो आपको शॉक नहीं लगेगा. बाकी अगर आपके घरों में अर्थिंग हो रखी है तो आपको शॉक नहीं लगेगा बिकॉज एक्सेस चार्ज जो भी इस बॉडी का है, सो दिस इज द एक्सेस चार्ज विच इज ऑन द बॉडी दैट विल गो इनटू द अर्थ. ठीक है, सिमिलरली इफ वी हैव अ नेगेटिव चार्ज, you see, if we have a negative charge on a body, if we have let's say a negative charge on a body, तो इस इसको भी हम क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे. ठीक है, अर्थिंग करने से क्या होगा कि अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए ना, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसको कंडक्टर के थ्रू अर्थ में कर दिया तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर ट्रांसफर होंगे. तो करंट विल फ्लो इन दिस वायर लाइक दिस. ठीक है ना, फ्रॉम अर्थ टू दिस बॉडी. ठीक है, सो जितना भी एक्सेस चार्ज होगा वो सारा का सारा अर्थ में चला जाएगा. तो इट विल नॉट पास थ्रू योर बॉडी इफ़ यू टच दिस बॉडी. ठीक है, वैसे बेटर ये रहता है कि आपने देखा होगा कि जैसे प्लग रहता है हमारे घरों में, जो प्लग होता है इस तरीके से ये कॉर्ड होती है. तो इधर तो इधर पर एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर. तो एक तो रहता है फेस के लिए. ठीक है, एक रहता है न्यूट्रल के लिए. ठीक है, और ये जो रहता है ये रहता है अर्थिंग के लिए. तो हमारे घरों में अगर वायरिंग की गई होगी तो अगर एक बढ़िया आर्किटेक्ट और आपने सही इलेक्ट्रिशियन से आपने अपनी वायरिंग करवाई है तो वो आपके घरों में अर्थिंग भी करके जाएगा. इसका काफ़ी खर्चा भी आता है, ऐसा नहीं है कि अर्थिंग करने का भी जाके आप चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस होंगी कि किस तरीके से अर्थिंग की जाती है. तो ये जो आपको थर्ड प्लग मिल रहा है, ये जो थर्ड पिन है, दैट इज़ फॉर अर्थ. तो आपका जो भी डिवाइस होगा अगर उस पर स्टैटिक चार्ज होगा तो इसके थ्रू वो सॉकेट में जाएगा और सॉकेट में वायर डला हुआ है जिससे कि वो अर्थ में चला जाएगा. तो आपको शॉक नहीं लगेगा. समझ में आ गया ये? समझ में आ गया होगा आपको. नाउ हेयर कम्स द टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. What is electrostatic induction? Remember this thing, this lecture series. In this lecture series हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी कवर करने वाले हैं और जो लाइव सेशंस दूसरे होंगे उसमें आपको लिखा होगा न्यूमेरिकल. ठीक है ना, तो स्पेशली वो न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए होंगे और उस न्यूमेरिकल में कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो IIT JEE का है, नीट का है, वो सारे क्वेश्चंस मैं उस तरफ कराऊंगा. लेकिन यहाँ पर मैं आपको थ्योरी सीरीज देता रहूँगा. सो सब्सक्राइब कर लो इसको. दिस इज़ द एपिसोड नंबर 1 एंड सीरीज इसको कंटिन्यू करते रहूँगा, लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करने की सोच रहा हूँ इसको. तो हर हर साल एक नया एक नई एनर्जी के साथ और एक नई
सीरीज जो भी नया कुछ कंटेंट आएगा, मटेरियल आएगा, उसको हिसाब से हम देखेंगे। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? ठीक है। सो सपोज दैट वी हैव लेट्स से वी हैव अ कंडक्टर। ठीक है, दिस इज द कंडक्टर एंड वी हैव प्लेस्ड इट ओवर अ इंसुलेटेड स्टैंड। ठीक है, ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड हमने बना दिया। ठीक है, सो समथिंग लाइक दिस। सो वी आर having this is insulating stand, insulating stand. ठीक है, this is insulating stand and this is a conductor. So we are saying that this is a conductor. Remember this thing कि अगर हमने इस कंडक्टर के पास एक एक चार्ज बॉडी लेके आए, लेट्स से वी हैव दिस ग्लास रॉड। ठीक है, ये ग्लास रॉड है, तो ग्लास रॉड पर चार्ज, लेट्स से इस पे चार्ज है प्लस चार्ज, तो होगा क्या कि इसके जो कंडक्टर में यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इधर पर अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, सो यू विल सी द नेगेटिव चार्ज एट दिस एंड। ठीक है, दिस इज द क्लोजर एंड, क्लोजर एंड, क्लोजर टू द ग्लास रॉड। ठीक है, अब सेम जो ऐसा यहाँ पर नेगेटिव आया तो इतना इसी का जस्ट ऑपोजिट चार्ज इसके जो फार्दर एंड होगा वहां पर भी आपको दिखेगा। सो दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज एट द फार्दर एंड। समझना इस बात को पहले, मैं ये फार्दर एंड और क्लोजर एंड क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्लोजर एंड पे आपको ऑपोजिट चार्ज दिख रहा है और सिमिलर चार्ज, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आपको फार्दर एंड पे दिख रहा है। दिस होल फिनोमेना जो ये हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। समझ में आ रही बात ये कि इफ यू bring a charge body close to the conductor, तो opposite charges appear at the closure end and the similar charges appear at the farther end। ये चीज आपको समझ में आ गई। So let me define it। तो definition क्या है इसका? So it is the process of, लिखो, so it is the process of, it is the process of temporary temporary electrification of electrification of temporary electrification of a conductor, of a conductor in which opposite charges, देखो जी, opposite charges appears at the closure end, at the closure end and similar charges appears at the farther end, farther end। क्लियर है ये जी? देखो यहाँ पर सिमिलर चार्ज मतलब यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ पर सिमिलर चार्जेस दूर दूर होंगे और अपोजिट चार्जेस पास पास होंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? इंडक्शन मीन्स क्या है? इंड्यूस होना। समझ में आ रही बात ये? अब यहाँ पर कैसा चार्ज इंड्यूस हो गया है? ये टेम्पररी है। अगर वाई इट इज टेम्पररी? बिकॉज इफ यू रिमूव दिस बॉडी, मतलब इसके पास से हटा दी, तो फिर ये फिर से मर्ज हो जाएंगे, प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंड दिस कंडक्टर विल हैव नो चार्ज। ठीक है, सो दिस इज अ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ कंडक्टर इन विच द ऑपोजिट चार्जेस अपीयर एट द क्लोजर एंड एंड similar charges appear at the farther end when a charge body farther at in the presence of, ये चीज लिखना जरूरी है, in the presence of uh, in the presence of nearby charged body, you see। So this is the definition। now what is the use? हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं भाई? ऐसा क्या है, इसका क्या पर्पज है हमें पढ़ने का? तो अगर हमें किसी बॉडी को चार्ज करना है तो उसके 3 मेथड है। देखो, तो चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, तो हमारा टॉपिक है अब क्या? चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। तो इसमें हम 3 मेथड से करते हैं। एक तो होता है फ्रिक्शन, ठीक है ना, फ्रिक्शन, वो हम सिंपल क्या करते हैं, रब करते हैं, तो एक पर प्लस आ जाएगा और एक पर माइनस आ जाएगा। दूसरा क्या रहता है? कंडक्शन, ठीक है, दूसरा मेथड है कंडक्शन एंड द थर्ड मेथड इज इंडक्शन। ये जो इंडक्शन अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो कंडक्शन में क्या होता है, हम इसमें टच करते हैं, एक्चुअली टच करा जाता है। इंडक्शन में क्या होता है, विदाउट टच होता है। क्या होता है? विदाउट टच अगर आप किसी बॉडी को
चार्ज कर रहे हो तो उसको हम लोग बोलेंगे इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो हम अभी पढ़ के आए हैं, इसके थ्रू हम क्या करने वाले हैं, दो स्फीयर को हम लोग चार्ज करने वाले हैं। ठीक है, तो इधर एक टॉपिक है, चार्जिंग ऑफ चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इंडक्शन क्लियर है? तो इस टॉपिक को हम लोग अभी देखेंगे कि किस तरीके से हम दो स्फीयर्स को चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दो स्फीयर लेंगे। सपोज दैट वी हैव अ सॉरी, ये क्या बन गया? So we have a sphere 1 and there is another sphere 2 and we have placed them over a insulating stand. ठीक है, so this is a insulating stand for sphere, let's say A, and this is sphere B, and दिस इज ऑल्सो प्लेस्ड ओवर अ इंसुलेटिंग स्टैंड। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि जो भी इसके ऊपर चार्ज आएगा वो अर्थ में नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रही बात? ये तो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप कि आपको दो चार्ज को आ, दो स्फीयर्स हैं उनको चार्ज करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इन दोनों को यू हैव टू ब्रिंग देम क्लोज। ठीक है, तो इन दोनों को सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों को बिल्कुल पास पास कर दोगे। ठीक है ना, टच कर दिया है, ये लो टच कर दिया। ठीक है, अब इनको टच कर दिया तो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 1 कि मेक द कांटेक्ट। ठीक है ना, मेक द कांटेक्ट, मेक द कांटेक्ट। अब दोनों टच हो गए। अब स्टेप नंबर 2 जो होगा, स्टेप नंबर 2 क्या है, हम इसके पास में एक ग्लास रॉड लेके आएंगे। ठीक है, ग्लास रॉड लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब सेम डायग्राम है। ठीक है, एंड तो होगा क्या, इसको हमने यहाँ पर लेके आए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर होगा हमारे पास टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन। तो अगर ये ग्लास रॉड थी हमारे पास में यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऑपोजिट चार्ज अपियर एट द क्लोजर एंड एंड द सिमिलर चार्ज विल अपियर एट द फार्दर एंड। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर जो सिमिलर चार्ज था ना यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर भी प्लस आ गया। अब आपको ये सेकंड स्टेप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब होगा क्या, अब इस रॉड को यहाँ से हटाना नहीं है। ठीक है, इस रॉड को यहाँ से हटाना नहीं है। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू कि हम इस रॉड को यहाँ से हटा नहीं रहे हैं और इसको स्टेप 3 में देखिए ज़रा। तो स्टेप 3 में हम क्या करने वाले हैं, स्टेप नंबर 3। ठीक है, अब इस रॉड को यहाँ से हटाया नहीं, तो हमने इसको, इस पूरे इसको हमने यहाँ से अलग कर लिया। ये देखिए, ठीक है ना, रॉड यहीं रखने रहने दी बट इसको हमने अलग अलग कर दिया, अलग कर दिया। तो अलग करने पर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज तो एज इट इज़ रहेगा और सिंस ये वाला प्लस है तो ऐसे अलग अलग हो गया। ठीक है, अब अलग करने की वजह से अब क्या कर सकते हो आप, इस स्टेप नंबर 4 में अब आप इस ग्लास रॉड को हटा सकते हो। तो जैसे ही आप ग्लास रॉड को हटाओगे, देखो जी क्या करेंगे, हम इस अब हम यहाँ पर ये देखो, अब हम स्टेप नंबर 4 करने वाले हैं। क्या है स्टेप नंबर 4 में कि हमने ये ग्लास रॉड को यहाँ से हटा दिया स्टेप नंबर 4 में। तो स्टेप नंबर 4 हमने यहाँ से ग्लास रॉड को हटा दिया। तो हटाने पर अब क्या होगा कि तुम देखोगे कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है। अब अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो होगा क्या कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस तरीके से यहाँ पर आएगा। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज था इट विल बी ओके, सो इट विल बी अपेयरिंग एट दिस एंड। ठीक है, अभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अभी फिफ्थ स्टेप क्या करना है आपको, अब इन दो स्फीयर को हमें चार्ज करना था और वो यहाँ पर देखो आपने क्या जो भी चार्ज बॉडी लेके आए थे उसको टच नहीं किया है, तो विदाउट टचिंग ये सब हो रहा है। तो दिस इज द फिनोमेना व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब क्या करना है, इन दोनों स्फीयर्स को आप दूर दूर करोगे।
तो स्टेप नंबर जो लास्ट है, स्टेप नंबर 5th, तो स्टेप नंबर 5th में क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग करना है, काफ़ी दूर कर देना है। तो एक ये स्फीयर लिया, लेट मी कॉपी इट, ओके, अंडू। सो अब यहाँ पे आ गए। अब करना क्या है, इनको, इन दोनों को दूर दूर करना है। सो लो भैया, दूर करते हैं इनको। इसे उठाया, दूर कर दिया। तो दूर करने के बाद अब क्या होगा कि ये जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, अब इतना इन्फ्लुएंस नहीं होगा इसका पॉजिटिव चार्ज का। तो अब ये पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस सिमिलरली यहाँ पर बी वाले पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यू सी, तो 5 स्टेप लगेंगी आपको, दो स्फीयर लिए थे आपने, 2 स्फीयर लिए थे, और इन दोनों को चार्ज करने के लिए। तो 5 स्टेप में ये हो जाएगा। अब आता है इसी तरीके से हम, अगर आपसे बोलता है कोई कि सिंगल स्फीयर को करना है तो कैसे करोगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज चार्जिंग ऑफ a sphere or sphere by electrostatic induction, electrostatic induction, induction। यू सी, अब इस टॉपिक को हम देखेंगे कि अब हमारे पास सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक स्फीयर है और उसको हमें चार्ज करना है। तो लेट मी ड्रॉ अ स्फीयर। सो देयर इज अ स्फीयर and we have placed it over insulating stand. So this is insulating stand। अब आपको पता ही होगा कि इंसुलेटिंग स्टैंड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो भी चार्ज आना चाहिए वो इसमें, इसके थ्रू अर्थ में नहीं जाना चाहिए। अब क्या करना है, सो वेरी फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, ठीक है, क्या करोगे, इस स्फीयर को यू ब्रिंग अ नेगेटिव चार्ज और अ प्लास्टिक रॉड, और इट्स ऑल अप टू यू कि आप यहाँ पर एक क्या लेके आ रहे हो। ठीक है ना, तो हम लेके आ रहे हैं लेट्स से प्लास्टिक रॉड। ठीक है, एक प्लास्टिक रॉड लेके आए हो। प्लास्टिक रॉड में मैंने आपको बताया कि जब मैंने आपको यहाँ पे एक टेबल बनाया था तो उसमें लिखा था कि प्लास्टिक रॉड को वुल के साथ अगर आप रब करोगे तो वुल पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो व्हेन यू ब्रिंग दिस प्लास्टिक रॉड क्लोज टू द स्फीयर, तो होगा क्या, यहाँ पर होगा टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन। तो अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेके आ रहे हो, तो इसके इधर वाले एंड पर, क्लोजर एंड पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इधर पर आएगा नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है ये, क्लियर है। अब आता है स्टेप नंबर 2, अब आता है स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि हम इसी को, द सेम थिंग, इस पूरे सेटअप को, ठीक है, इस पूरे सेटअप को यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं। चलिए, तो दिस इज आवर सेटअप। ठीक है, अभी ये स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, अर्थिंग। तो जब अर्थिंग करो, और रॉड हटानी नहीं है, ये याद रखना है कि आपको रॉड यहाँ से हटानी नहीं है, क्योंकि अर्थिंग करोगे तो फिर सारा का चार्ज वैनिश हो जाएगा, तो चार्ज नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ से ग्लास रॉड को यहीं, प्लास्टिक रॉड को यहीं रखेंगे और आप अर्थिंग करोगे। तो अर्थिंग करने पर होगा क्या कि ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, तो होगा क्या कि ये एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो जो भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे चले जाएंगे, अर्थ पर चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। अर्थ में चले जाएंगे तो ये पूरा का पूरा चार्ज यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थिंग करने पर जितना यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है वो सारा खत्म। ठीक है, अब क्या होगा, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, अब जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर आपको अर्थिंग हटा देनी है। ठीक है, अब अर्थिंग हटा देने से क्या होगा, यहाँ पर सपोज दैट ये सेम इस तरीके का है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, यहाँ पर आपके पास है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आपने अर्थिंग हटा दी, रिमूव अर्थिंग, तो रिमूव अर्थिंग, आपने यहाँ से अर्थिंग हटा दी, बट यू स्टिल हैव द प्लास्टिक रॉड इस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब होगा क्या, अब इस प्लास्टिक रॉड को स्टेप 4 में आप क्या कर सकते हो, स्टेप नंबर 4, अब आप इस स्टेप 4 में इस प्लास्टिक रॉड को भी हटा सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो अब जैसे ही आप इसको हटाओगे देन यू विल सी दैट द होल पॉजिटिव चार्ज विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस एंटायर स्फीयर। ठीक है, तो अब इधर पर हर जगह कैसा आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया ये आपको। तो these are the 4 steps by which we can charge the single sphere. So this is
electrostatic induction. We have completed this thing. Now here comes the topic which is called the electroscope, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. ठीक है, अब आता है हमारा टॉपिक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप. ठीक है, अब ये है क्या एक्चुअली? सो दिस इज अ काइंड ऑफ डिवाइस which is used to detect a charge, whether body is charged or not. ठीक है, अब इसके ऊपर एक रबर कॉर्क होती है ऐसे. ठीक है, और यहाँ पर एक मेटल की बॉब के साथ ऐसे रहता है. ठीक है, और इसमें लगी रहती हैं आपकी गोल्ड लीफ. ठीक है ना, बेसिकली स्ट्राइप्स हैं. ठीक है, पट्टियां हैं गोल्ड की. अब ये एक मेटल रॉड है. दिस इज द metal rod. This is metal rod, and we have this metal bob. Metal bob, एक ball type. Sorry, not bob. Uh, bob. ठीक है. And we have here we have a tin. We have a tin uh, foil. This is we have a tin foil. ठीक है. अब होगा क्या कि जैसे आप किसी बॉडी को यहाँ पर टच करोगे, ठीक है ना, अगर सपोज दैट आपने यहाँ पे प्लस ग्लास रॉड लेके आया है, ठीक है ना, तो अब ये क्या करेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा. तो अट्रैक्ट करेगा, अब इसमें से इस रॉड में से इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी, मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर सॉरी डिफिशियंसी होगी, मतलब इस लीफ में क्या होगा, ये जो लीफ है यहाँ पर इनमें आ जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगी. अब डिफिशियंसी होने का मतलब क्या है, यहाँ पर दोनों में प्लस चार्ज आएगा, और दोनों में अगर प्लस चार्ज आएगा तो ये रिपेल करेंगे. ठीक है, तो दैट्स हाउ वी कैन से दैट कि दिस बॉडी इज चार्ज. ठीक है, अगर नेगेटिवली चार्ज लेके आओगे तो दोनों जगह नेगेटिव आएगा और ये फिर रिपल्शन होगा. तो डिग्री ऑफ जो इनका डाइवर्जेंस होगा, जितना ज़्यादा दूर जाएंगे उससे हमें ये पता चलेगा कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना ज़्यादा चार्ज है. अगर इफ इट इज़ हैविंग द हाई अमाउंट ऑफ चार्ज तो ज़्यादा डाइवर्ज करेंगे, और अगर कम चार्ज है ये बॉडी तो कम डाइवर्ज करेंगे. तो इस डिवाइस से हम क्या करते हैं, हम ये पता करते हैं वेदर द बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट. ठीक है ना, तो डिटेक्ट द चार्ज, डिटेक्ट द चार्ज, चार्ज कि हम किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, तो दिस इज अ सिंपल बेसिक डिवाइस जिससे हम किसी बॉडी को पता करते हैं कि वो चार्ज है या नहीं है. ठीक है, होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ, अब आता है हमारे पास टॉपिक बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो वी हैव बेसिकली थ्री प्रॉपर्टीज. ठीक है, थ्री प्रॉपर्टीज, थ्री प्रॉपर्टीज, एंड इन थ्री प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं. सो नंबर वन, एडिटिविटी. नंबर वन, एडिटिविटी. नंबर टू is quantization, quantization, and number three is we called as conservation, conservation. So these are the three properties of charge which we are going to study. So सबसे पहले आता है इसमें, सबसे पहले आता है additivity of electric charge. Number one, additivity of electric charge, electric charge. What is this property? Suppose that we have a system of charges. Let's say we have several point charges. Let's say these are the charges. ठीक है, and we have assigned them. Let's say this is q1, this is q2, this is q3, this is q4, this is q5, this is q6, and so on up to qn. There are n number of charges. कितने हैं? n is the number of point charges. ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब क्या होगा कि अगर मुझे इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम में या फिर इन सभी चार्जेस का सम चाहिए है, टोटल चार्ज चाहिए है, तो क्या होगा
इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम, तो हमको क्या करना है, सिंपल अलजेब्रिकली इनको क्या करना है, ऐड कर देना है। समझ में आ रही बात ये, क्यू एन, क्लियर है? सो दिस विल गिव यू द टोटल चार्ज ऑफ द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। क्लियर हुआ? सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड additivity. So which means that if you have a system of charge, then there are several charges. Then if you want to calculate the total charge of the system, you have to algebraically add all the individual charges. समझ में आया यहाँ तक? सो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकेंड property is, oh sorry, okay, so next is quantization of electric charge. Quantization of electric charge, how we क्वांटाइज द फिजिकल क्वांटिटी। तो हमको उसको सबसे एक बेसिक यूनिट जिसमें हमको सबसे फंडामेंटल उसका ढूंढना पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी तो उसको क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्वांटिटी को हमें उसका हमें एक फंडामेंटल चाहिए होगा जो सबसे बेसिक रहता है। तो इसी तरीके से जो चार्ज का जो सबसे फंडामेंटल है, चार्ज के लिए जो फंडामेंटल क्वांटा है, ठीक है ना, क्वांटम, ठीक है, क्वांटम, दैट इज व्हाट वी कॉल द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जो सबसे छोटा चार्ज है, दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आया ये आपको? तो चार्ज का जो क्वांटम है वो इलेक्ट्रॉन है, और उसका चार्ज कितना रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलब, वो भी नेगेटिवली चार्ज। समझ में आ गया ये आपको? तो अगर हमें जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन गए होते हैं, या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन आए हैं किसी से, ट्रांसफर हुए हैं किसी बॉडी से। तो अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन आए हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो अगर गए हैं तो कितना चार्ज इस पे पॉजिटिव हो गया है और कितना चार्ज इस पे नेगेटिव हो गया, उसको क्वांटाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी हैव सेड दैट कि इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल क्वांटम ऑफ अ चार्ज। तो हम कहेंगे कि n is the number of electrons which are transferred from the body or came into the body and multiplied by the charge of one electron। तो हम इसको किसी भी बॉडी को अगर हमें चार्ज निकालना है, उसको क्वांटाइज करना है, तो हमको एक फॉर्मूला मिल गया यहाँ पे, दैट इज Q इज इक्वल टू एन ई। दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज इन एनी बॉडी। ठीक है, तो एंड रिमेंबर दिस थिंग, हियर n विल टेक द ओनली इंटीग्रल वैल्यू, दैट इज लेट्स से 0 और +-1 +-2 +-3, ठीक है, एंड सो ऑन। अब +-1 +-2 का अगर प्लस लिया है मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है, नेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन आया है। क्लियर हो गई बात ये? एंड ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज, ई का कितना है मैग्नीट्यूड, -19 कूलम। क्लियर है यहाँ तक? अब ये हमेशा इंटीजर ही क्यों लिया आपने फ्रैक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि हम जब भी देखेंगे कि किसी बॉडी से ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं या फिर 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, वो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू ही लेगा। समझ में आ रही बात ये? कभी ऐसा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, ठीक है, या फिर 2/3 इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन या तो एक जाएगा या दो जाएंगे, हमेशा इंटीजर फॉर्म में जाएगा, वो कभी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं जाएगा कि आधा इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है ना, एंड द बॉडी इज हाफ चार्ज, 1/2 गुलाम हो गया उसका, 1/2 इंटू 10⁻, ये 1.6 इंटू 10⁻1/2 ई हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, अभी कुछ लोग बोलते हैं कि यस, कि नहीं फ्रैक्शनल चार्ज तो होता है। यस ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो वहाँ पे मेरे पास न्यूक्लियर फिजिक्स थी, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, देयर आर मोर एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस, जैसे मेसॉन्स होते हैं, बैरियॉन्स होते हैं, तो उनके अंदर दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द क्वांटिटी विच इज कॉल्ड, द थिंग विच इज कॉल्ड, वी कॉल इज क्वार्क्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूंगा, ज़्यादा इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट हाँ, आपको यहाँ पर जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो समझ में आ गया होगा कि इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द चार्ज ऑफ एनी बॉडी, सो यू यूज दिस फार्मूला, सिंपल फार्मूला, Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर एन इज द इंटीजर वैल्यू एंड ई इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नाउ अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे क्वार्क्स के बारे में। ठीक है ना, सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स। ठीक है ना, टोटल क्या है, 6 टाइप्स हैं। तो होता है फ्रैक्शनल चार्ज होता है, जैसे कि एक होता है अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप, बॉटम, चार्म, स्ट्रेंज।
ठीक है। एंड दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क: अप, डाउन, टॉप, बॉटम एंड चार्म, स्ट्रेंज। ठीक है, तो अप का जो रहता है वो रहता है प्लस 2/3e. It has the charge 1 minus 1/3e. This has plus 2/3e and minus 1/3e. एंड चार्म का रहता है +2/3. अब देखो ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे जाऊँगा नहीं, क्योंकि फिर अभी आपको ज़्यादा इधर पे डीप डिटेल जाऊँगा तो फिर अननेसेसरली हो जाएगा, वो चीज़ हमारे लेक्चर बढ़ जाएगा. बट अगर आपको हाँ अच्छा और ज़्यादा पढ़ना है तो जब मास्टर्स करोगे, हायर स्टडीज़ में जाओगे, या फिर कभी मैं ही वीडियो अपने चैनल पर डाल रहा हूँ इसके बारे में समझाऊंगा आपको, पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको. डेविड जे ग्रिफिथ और इंट्रोडक्शन टू एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ये एक बुक है, उसको आप रीड कर सकते हो, बट दैट इज़ द बेस्ट बुक जो मास्टर्स के टाइम पे मैंने पढ़ी है. तो आप वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, तो सारे मेसॉन्स, बैरियंस, सबके बारे में आपको, हाइड्रॉन्स, इन सब के बारे में पता चलेगा. सो दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स. तो इनका रहता है फ्रैक्शनल चार्ज, बट ये ऐसे ही मतलब एक पार्टिकल की तरह नहीं होते हैं, दे आर ऑलवेज इन द कंबाइंड स्टेट. तो जैसे कि मैं अब बात करता हूँ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का आपने रिलेटिव चार्ज पढ़ा होगा कि 1 रहता है, ठीक है ना. तो अब ये 1 आया कैसे है, या फिर हम क्या बोलते हैं ना कि प्लस ई है, ठीक है ना. तो ये आया कैसे है, ये चार्ज कैसे आया आपको, क्योंकि प्रोटॉन इज कंबाइंड, दिस इज फॉर्म्ड बाय 3 क्वार्क्स, अप अप एंड डाउन. ठीक है, तो अप के लिए कितना रहता है +2/3e. अब फिर एक और अप है तो +2/3e, एंड डाउन के लिए 1/3e. क्लियर है ये बात. तो अब इसको जरा ऐड करो, कितना आएगा 4/3e minus 1/3e which is equal to 3e/3 which is cancelling out, तो 1e आ रहा है, ठीक है ना. तो आ गया ना +1e. क्लियर, प्लस ई लिख सकते हैं. एंड सिमिलरली इफ वी हैव लेट्स से न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन में रहता है अप डाउन डाउन, ठीक है ना. तो इनसे बन के बनता है, तो 3 क्वार्क से ये बनता है. एंड आपने पता, आपको ये पता ही है, 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में कि न्यूट्रॉन जो होता है वो ज़ीरो, कोई चार्ज नहीं होता है. तो ये +2/3e हो गया, ये -1/3e हो गया, देखो डाउन का ये रहा ना, ये रहा, एंड -1/3e. सो ओवरऑल देखो +2/3e -2/3e, एंड दिस विल कैंसिल आउट ईच अदर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो न्यूट्रॉन का चार्ज कितना आ रहा है 0. तो न्यूट्रॉन का चार्ज कितना आ गया 0. ठीक है, तो होता है फ्रैक्शनल चार्ज, बट जब बात करते हैं चार्जिंग ऑफ अ बॉडी कि वो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज लेके बैठा हुआ है, तो उसमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शनल अमाउंट में नहीं जाएगा, हमेशा इंटीजर फॉर्म में ही जाता है. इतना आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द क्वांटाइजेशन. हो गया. अब आता है हमारे पास द लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है. सो हियर वी विल स्टडी. कंजर्व मीन्स होता है कि जो इनिशियल है वही फाइनल है, मतलब तो नथिंग इज लॉस्ट, एंड द थिंग इज कांस्टेंट, राइट. सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, तो इसमें एक मैं आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ. आप अगर जब भी आएगा कि राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या फिर आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, द द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट. ठीक है, ये है एक्चुअल जो आपको देना है ये. अब ये नहीं बोलना है कि चार्ज इज नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. यस, इट कैन बी क्रिएटेड, इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. ये स्टेटमेंट नहीं लिखना है ना. मतलब आप उसको लिख रहे होगे तो ये स्टेटमेंट कई बार कई जगह लिखा भी है, बट कई सारे ऐसे फिनोमेना हैं जिसमें हम चार्ज क्रिएट कर रहे हैं और डिस्ट्रॉय भी हो रहा है. तो आप अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आता है तो आप ये स्टेटमेंट लिखना, दिस इज करेक्ट इन एवरी सेंस, कि अगर आपने कोई एक सिस्टम लिया है तो उसका जो पहले चार्ज होगा बिफोर एनी इंटरेक्शन, आफ्टर द इंटरेक्शन, वो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट. ठीक है, दैट विल नॉट चेंज. ठीक है, सो दिस इज द
law of conservation of charge. And now we will give you some example. अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसमें. सपोज दैट यू आर रबिंग ग्लास रॉड. सो बिफोर रबिंग दिस ग्लास रॉड इट इज न्यूट्रल, राइट? तो इस पे कोई चार्ज तो है नहीं. अब अगर आपने इसको रब किया, यू आर रबिंग इट विद द सिल्क क्लॉथ, तो अब इस पर कैसा चार्ज आ जाता था? प्लस. ठीक है, तो इस पर कितना आएगा? माइनस चार्ज आएगा. एंड यू सी, जितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए होंगे तो उतना ही अमाउंट यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा. देखो, लेट्स से यहाँ पर आ गया, लेट्स से 5 इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है ना, तो -5 ही हो गया. ठीक है, तो इस पर कितना आएगा? +5 ही. तो बिफोर चार्जिंग, सो बिफोर रबिंग, टोटल चार्ज कितना था? क्यू नेट कितना था? 0. अभी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया है. प्लस चार्ज है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है. लेकिन इस पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज था, तो वो क्या रहा? बोलो. क्यू नेट फाइनल, दैट इज ऑल्सो 0. ये क्यू नेट जो इनिशियल था वो भी 0 है. तो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन द कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज. ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, तो चार्ज क्रिएट होता है और बिल्कुल होता है, बट टोटल चार्ज जो रहेगा उस पूरे सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का, इट इज नॉट इंटरेक्टिंग विद अदर सिस्टम, देन दैट दैट टोटल चार्ज विल बी कांस्टेंट. अब एक और चीज़ यहाँ पर याद रखनी है आपको, कि जितना चार्ज पॉजिटिव क्रिएट हुआ होगा उतना ही नेगेटिव क्रिएट होगा. समझ में आ रही बात? ये ऑन ऑलवेज प्रोड्यूस इन पेयर, दैट दे आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन पेयर. प्लस एंड माइनस जो होंगे, दे ऑलवेज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन पेयर. अगर प्लस है तो माइनस भी होगा. ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने प्लस क्रिएट किया और माइनस क्रिएट हुआ ही नहीं होगा. कहीं ना कहीं तो हुआ होगा ना, किसी दूसरी बॉडी पे तो माइनस गया होगा ना. ठीक है, अब यहाँ पर एक और फिनोमेना है जिसको हम लोग बोलते हैं, आ, इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन. तो थोड़ा सा हम पेयर प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं. पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि electric charge is conserved during this phenomena. It is a phenomena where we produce the electron and positron. ठीक है, तो suppose that we have a gamma ray. There is a gamma ray. It's a kind of radiation coming from the uh, um, disintegrating nuclei. तो वहाँ से एक गामा रेज निकल रही है, कोबाल्ट 60, है ना. तो यहाँ से जब ये गामा रे निकलेगी तो इस गामा रे से हमको पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों निकलते हैं. तो इसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन. ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब इसका चार्ज कितना है? नेगेटिव है. ठीक है, -E. इसका चार्ज कितना है? +E. तो टोटल चार्ज अगर देखा जाए तो क्या रहेगा? 0. एंड गामा रेज आर न्यूट्रल, सो इनका चार्ज क्यू नेट इज 0. सो बिफोर द इंट्रैक्शन एंड आफ्टर द दिस फिनोमेना, पेयर प्रोडक्शन, दोनों का टोटल चार्ज क्या रहा? 0 ही है. बट यहाँ पर दो चीज़ें आपकी प्रोड्यूस हुई हैं, एक पॉजिट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज क्रिएट हुआ. ठीक है, बट नेट चार्ज इस सिस्टम का क्या रहा? 0. इनिशियल भी 0 था, फाइनल भी 0 है. सो पेयर प्रोडक्शन आपको होप समझ में आ गया होगा. अब आता है एनालाइजेशन ऑफ मैटर. नेक्स्ट फिनोमेना इज annihilation of मैटर. मैटर, देखो यहाँ पर ये एक रेडिएशन था. ये क्या था? रेडिएशन. रेडिएशन से क्या कन्वर्ट किया आपने? मैटर बनाया है. ठीक है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट भी होता है कि अगर हमारे पास मैटर है, ठीक है, तो उससे हम क्या रेडिएशन क्रिएट कर सकते हैं? ऑब्वियसली. तो देखो फिजिसिस्ट जो होते हैं वो थोड़ा सा दोनों वाइस वर्सा करते हैं कि भाई हम अगर रेडिएशन से मैटर बनाया है तो मैटर से क्या रेडिएशन होगा. ठीक है ना, तो ये ड्रिबॉय जो आपने एक, अभी हम लोग जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे लेटर ऑन इन दिस क्लास, तो वहाँ पर आप देखोगे डिब्रॉय वेवलेंथ, है ना. तो दस दस लैम्डा इज इक्वल टू h/p, वो हाइपोथेसिस जो आई है वो इसी कंक्लूजन से निकली थी. तो डिब्रॉय ने जो भी वो अपनी हाइपोथेसिस दी थी, और दैट वाज अ स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस कि अगर if the electron is revolving at very high speed, so it will produce a matter wave. तो वो कंक्लूजन भी वहीं से आया था कि सिमेट्री से आता है. तो
यहाँ पर भी इस फिनोमेना में क्या होगा कि मैटर से रेडिएशन रिलीज होगा। तो सपोज दैट इफ देयर इज अ पॉजिट्रॉन एंड देयर इज अ वन इलेक्ट्रॉन, इफ दे कंबाइन ईच अदर, तो क्या बनेगा, यहाँ पर गामा रेज निकलेंगी एंड देयर देयर विल बी टू गामा रेज। ठीक है ना। तो अब सर यहाँ पर आप दे बोल रहे थे कि एक गामा रे से दो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। अब यहीं पर सेम चीज़ है कि एक पॉजिट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन है और दो गामा कैसे निकल रही है। तो होता क्या है कि यहाँ पर अगर पॉजिट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है एंड पॉजिट्रॉन है, तो जब ये आएंगे तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए तो एक गामा रे इस तरीके से, एक गामा रे नीचे, तो क्या होगा, एट द थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री ये बैक टू बैक इस तरीके से निकलेंगे। ठीक है ना। तो मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए ऐसा क्या था कि दिस फिनोमेना विल प्रोड्यूस द टू फिनोमेना, टू रेज। और ये ऐसा ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंटल डेटा है इसका। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यस, कि जब ये दोनों का टोटल चार्ज देखा जाएगा तो क्यू नेट इज इक्वल टू जीरो है, क्यू नेट इज इक्वल टू जीरो है। और ये जो रेडिएशन बना इसका भी टोटल चार्ज क्या रहेगा, क्यू नेट यहाँ पर भी क्या रहेगा, जीरो। सो वी कैन से दैट इफ द होल सिस्टम हैज द कांस्टेंट चार्ज। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो इसके बाद कुछ और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो मैं आपको बता देता हूँ एंड देन वी विल एंड दिस सेशन। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। ठीक है ना। तो यहाँ से एक आता है टॉपिक, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चार्ज वर्सेस मास, चार्ज वर्सेस मास। ठीक है, ये है। तो चार्ज इज इनवेरिएंटेड, इनवेरिएंट। चार्ज कैसा होता है भाई, सबसे पहला है कि चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चार्ज बॉडी है और वो मूव कर रही है तो वेलोसिटी के साथ उसका चार्ज चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन द सेम। ठीक है। बट ऐसा मास के साथ नहीं है। इफ देर इज अ मास विच इज मूविंग एट वेरी हाई स्पीड, देन वी हैव अ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच इज एक्सप्लेन दैट कि इट मास चेंजेस एज एम नॉट, दिस एम नॉट, एम नॉट वन माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। क्लियर है ये बात। तो होगा क्या कि इसका मास जो है वो वेरी करेगा बाय दिस रिलेशन एंड दिस इज दिस वेरी interesting relation which is given by Einstein special theory of relativity. ठीक है, where this m naught is called rest mass of the body, rest mass, sorry, rest mass of the body. ठीक है, and v is the velocity of the body, velocity of body, and the c is what called, which is called the speed of light, speed of light. ठीक है। तो मास तो चेंज होता है एज इट मूव्स, बट चार्ज जो जो पहले चार्ज था वही बाद में भी चार्ज रहेगा, तो चार्ज इज इनवेरिएंट। होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है। एंड चार्ज देर इज दिस इज द डिफरेंस। एंड द अनदर डिफरेंस इज कि अगर चार्ज है तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी नेगेटिव, बट मास कांट बी नेगेटिव, मास कांट बी नेगेटिव, ये याद रखना है आपको, मास कांट बी नेगेटिव। ठीक है। एंड द चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व, द चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व, ये याद रखना है। स्ट्रिक्टली कंजर्व का मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली कंजर्व किया मतलब वो हमेशा ही कंजर्व रहेगा, इट इज कांस्टेंट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। बट मास इज नॉट स्ट्रिक्टली कंजर्व, नॉट स्ट्रिक्टली कंजर्व, स्ट्रिक्टली कंजर्व। क्यों नहीं है ये कंजर्व, मास इज नॉट स्ट्रिक्टली कंजर्व, mass is not strictly conserved. Why it is not strictly conserved? Because mass, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन जो है एम सी स्क्वायर, तो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी मास में हो सकता है, जैसे कि रेडिएशन विल कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। तो इधर पर मास क्या हुआ है कि चेंज हुआ है। ठीक है। तो इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली कंजर्व, इट इज़ नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट। ठीक है। इट कैन चेंज इनटू द एनर्जी। ठीक है। तो हो सकता है कि आफ्टर आफ्टर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट तो रेडिएशन में हो जाएगा चेंज। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक और है यहाँ पर कि अगर कोई बॉडी चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी, तो इट ऑलवेज possesses, चार्ज बॉडी ऑलवेज possesses, ठीक है, ऑलवेज possesses मास।
ठीक है ना, मतलब मास नहीं है और चार्ज है तो ऐसा हो नहीं सकता। एंड बट बॉडी, मैसिव बॉडी, इफ देर इज अ मैसिव बॉडी, नीड नॉट हैव चार्ज। ठीक है ना, मैसिव बॉडी नीड नॉट हैव चार्ज। क्लियर है ये बात? जरूरी नहीं है कि उसके पास चार्ज हो, इट कैन बी न्यूट्रल ऑल्सो। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एपिसोड जो रहेगा हमारा, एपिसोड नंबर 2, उसमें हम लोग गुलाम लॉ स्टार्ट करेंगे और फिर उस थ्योरी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो होप दिस सेशन इज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ इसको फॉलो करना सभी लोग। आपको जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप अभी से फॉलो करते रहोगे तो धीरे 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 आप एट द एंड ऑफ दिस ईयर यू विल हैव कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट सेट ऑफ नॉलेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, जो भी आपको रिक्वायर्ड है फॉर द 12th स्टैंडर्ड। ठीक है ना, इट्स नॉट फॉर, मतलब पूरी फिजिक्स तो नहीं है कह सकते, क्योंकि हम फिजिक्स अगर समझना चाहते हैं तो फिर उसके लिए भी और सारी बुक्स हैं। इफ़ यू वांट टू स्टडी बुक्स आई विल रिकमेंड यू फीमेल लेक्चर ऑफ फिजिक्स पढ़ सकते हो, अगर ज़्यादा डीप डिटेल में जाना चाहते हो कि भाई फिजिक्स क्या है, मतलब फिजिक्स मतलब क्या बोलते हैं, विजार्ड बनना चाहते हो तो। और आप एक है प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स बाय रसनिक हॉलीडे, वो आप पढ़ सकते हो। डेविड जे ग्रिफिथ की आती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, वो पढ़ सकते हो। ठीक है, सो होप समझ में आ गया होगा आपको।